तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1176 का टाइटल है विथ प्राइड। और ये चैप्टर का टाइटल रेफर कर रहा है डॉरी और ब्रॉगी के पूरे सेगमेंट को, जो बहुत ज़्यादा कूल था मेरे हिसाब से। पर ये चैप्टर के इनिशियल सेगमेंट में हम लोग फोकस कर रहे थे कि किस तरीके से सब सारे लोग साथ में मिल के कोशिश कर रहे थे जो पूरे लाइब्रेरी के ऊपर, स्कूल के ऊपर आग लगा दिया गया था। हमको पता है ईमू और ग्रुप, उन लोग होली नाइट्स बेसिकली, हमको पता है कि ईमू एल्बेफ को अपने डोमिनियन में लाना चाहता है। उसने कई सारे जायंट्स के ऊपर डोमी रिवर्सल का एबिलिटी यूज किया था, पर उसने ये भी बोला था कि वो सिर्फ एल्बेफ को अपने डोमिनियन में नहीं लाना चाहता है, वो एल्बेफ के हिस्ट्री को कम्प्लीटली मिटाना चाहता है, उनके अस्तित्व को मिटाना चाहता है उनके हिस्ट्री के जरिए से। और वो हम देख रहे थे, वो मतलब उसको करने के लिए उन लोगों ने स्कूल और लाइब्रेरी जला दिया था। तो हमको पता है कि कई सारे रियल वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ये सब सारी चीजें होते रहा है, पर यहाँ पर हम देख रहे थे ये चैप्टर के इनिशियल सेगमेंट में सब सारे स्ट्रॉ हेड्स और वो उनका पूरा ग्रुप लोग कोशिश कर रहे थे कैसे उन लोग ये पूरे स्कूल और ये पूरे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को कम्प्लीटली बर्न डाउन होने से बचाएं। यहाँ पर ये सब सारी चीजें में हमको क्वाइट इंटरेस्टिंगली नामी फ्रंट लाइन पे जाके वो बेसिकली अपने क्लाइमेट एक्ट का एबिलिटी मतलब जूस को यूज करती है। वो यहाँ पर वो जूस को मतलब उसने ऑलरेडी बोला था बहुत सारा वाटर स्टोर करने के लिए, नामी यहाँ पर जूस अनलिश करती है। वो अपने क्लाइमेट एक्ट के जरिए से डायरेक्शन देती है जूस को कि वो बेसिकली पूरे उस पूरे एरिया के ऊपर जहाँ पर स्कूल और लाइब्रेरी बंद हो रहा है उसके ऊपर काइंड ऑफ रेन करे, जो नामी करवाती है जूस के जरिए से। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही नामी ऑर्डर देती है जूस को ये करने के लिए और जूस करता है, तभी हम देखते हैं कि जैपलिन जो हमारा भाई कलिंगम है वो बेसिकली इस पूरे साइड पे पहुंच जाता है और कलिंगम यहाँ पर एक ड्रीम मॉन्स्टर समन करता है। मुझे लगता है कि वो जूस के नाइटमेयर को काइंड ऑफ यहाँ पर यूज करता है। यहाँ पर हमको एक लूक वर्म काइंड ऑफ चीज दिखाई देता है जो बेसिकली हमारा भाई कलिंगम समन करता है। कलिंगम ये मॉन्स्टर समन करने के बाद ये मॉन्स्टर बेसिकली जूस को कंप्लीटली डिवावर कर देता है मेरे भाई, और हमको जूस बहुत ही एक टाइट स्पॉट में दिखाई दे रहा था। अब नामी का ये अटेम्प्ट फेल होने के बाद हम लोग लिलिथ को एक मशीन यूज करते हुए देखते हैं जिसको लिलिथ बोल रही थी थर्मल एनर्जी एब्जॉर्प्शन। और हम देखते हैं कि ये पूरे मशीन के जरिए से, जो काफी एक टाइनी मशीन था मैं बोलूंगा, एक तरीके से हवर काइंड ऑफ चीज था जो बेसिकली सेल्यूलर फॉर्म में था, जिसके जरिए से बेसिकली यहाँ पर लिलिथ पूरे जो जहाँ पर आग लगा था लाइब्रेरी और स्कूल के ऊपर उसको कंप्लीटली फ्रीज कर देती है मेरे भाई। और ये बहुत ज्यादा क्रेजी मोमेंट था। यहाँ पर लिलिथ अपने मशीन्स के जरिए से ये पूरे स्कूल और लाइब्रेरी को बर्न डाउन होने से बचा लेती है। यहाँ पर वो मिशन अकॉम्प्लिश कर देती है। अब ये सब सारी चीजों में हम लोग लिलिथ और फ्रैंकी के बीच में कॉन्वर्सेशन देखते हैं जहाँ पर लिलिथ फ्रैंकी को बताती है कि किस तरीके से फ्रैंकी का जो बॉडी है वो बेसिकली पैसिफिस्ता के लेवल पे है और कई सारे इंस्टेंसेस में वो पैसिफिस्ता से भी कॉम्प्लेक्स है। और इसी की वजह से लिलिथ क्वेश्चन कर रही थी फ्रैंकी को कि फ्रैंकी क्यों मतलब सिर्फ एक साधारण सा एनर्जी सोर्स यूज करता है कोला के रूप में, क्यों वो मतलब और भी ज्यादा क्रेजी एनर्जी सोर्स यूज नहीं करता है। लिलिथ का कहना था कि एल्बेफ बेसिकली बीम कर रहा है एनर्जी के साथ, और हम देखते हैं कि लिलिथ ने काइंड ऑफ एक अल्टरनेट एनर्जी सोर्स बनाया था फ्रैंकी के लिए जिसको वो पास डाउन करती है फ्रैंकी के साथ। यहाँ पर यही टाइम था जहाँ पर जिनबे बेसिकली जूस को बचाने की कोशिश कर रहा था। जिनबे बेसिकली हमको समुद्र में स्विम करते हुए दिखाई दे रहा था, वो उस पूरे वर्म के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। और जब जिनबे को कलिंगम देखता है तब हम देखते हैं कि कलिंगम काइंड ऑफ डिस्गस्टेड था, वो नहीं चाहता था कि वो फिशमैन के प्रेजेंस में रहे, वो फिशमैन को इंफीरियर रेस मानता है। कलिंगम यहाँ पर हमको बोलते हुए दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से वो बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है कि उसने हेड मास्क लेके आया है, क्योंकि वो सेम एयर ब्रीथ नहीं करना चाहता था एज जिनबे। ये मतलब हमको मतलब टिपिकल यहाँ पर सिलेस्ट्रल ड्रैगन चूतियापा दिखाई दे रहा था। पर जब यहाँ पर कलिंगम ये सब सारे कमेंट्स पास करता है जिनबे के बारे में, तो हम देखते हैं कि सांजी ये सब सारे कमेंट्स सुन लेता है और बाद में सांजी हमको बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा था। सांजी का कहना था कि ये मतलब इस वजह से सिलेस्ट्रल ड्रैगन को कोई पसंद नहीं करते हैं। और बाद में सांजी यहाँ पर कमेंट भी पास करते हुए हमको दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से जिनबे एक वॉरलॉर्ड ऑफ द फॉर्मर वॉरलॉर्ड ऑफ द सी है। तो हम लोग अल्टीमेटली यहाँ पर फ्रैंकी, जिनबे, सांजी तीनों लोगों को अपना अपना अटैक मारते हुए देखते हैं जो बहुत ज्यादा कूल था। फ्रैंकी यहाँ पर लिलिथ का सुपर कोला कंज्यूम करने के बाद वो मतलब सुपर जंप मारता है, जिसका मतलब ये है कि मतलब उसका जंप ही क्रेजी लेवल का था, बहुत ही इंसेन लेवल पे वो जंप कर पा रहा था। फ्रैंकी यहाँ पर बेसिकली वो वर्म के हेड सेक्शन के पास पहुंच जाता है। जिनबे मैंने बोला था किस तरीके से वो स्विम करके जा रहा था उस पूरे वर्म के पास, तो हम देखते हैं कि जिनबे वर्म के बॉटम सेक्शन में था और हमको ऑब्वियसली सांजी बेसिकली अपना पावर अप करके कलिंगम के ऊपर अटैक करने जाता है। तो होता क्या है कि फ्रैंकी अपने क्रेजी अटैक के जरिए से पूरे वर्म का सिर ही गायब कर देता है। जिनबे मतलब बहुत ही इंसेन लेवल का कराटे बेस्ड अटैक
मारता है और हम लोग हमारे भाई सांजी को देखते हैं। सांजी ने जैपलिन का जो हेड गियर था उसके ऊपर अटैक करके मुझे लगता है कि उसने उस पूरे हेड गियर को क्रैक कर दिया है या कंप्लीटली ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पर कई सारे लोग मेरे को मेरे लाइव रिएक्शन में बोल रहे थे किस तरीके से सांजी ने यहाँ पर रियो को अप्लाई किया है। हमको पता है कि रियो काइंड ऑफ इंटरनल डैमेज देता है। मेरे को इनिशियली पहले से लगा कि सांजी का जो किक है वो काइंड ऑफ कलिंगम के हेड गियर के ऊपर है, इस वजह से हेड गियर ब्रेक हुआ रहेगा। पर मुझे लगता है कि जो नॉन कॉन्टेक्ट वाला अटैक था जहां पर हमको गैप दिखाई दे रहा है सांजी के पैर और उसके सिर में, मुझे ऐसा लगा कि वहां पर हेलमेट है रादर देन इट बीइंग समथिंग एप्लीकेशन ऑफ रियो और समथिंग लाइक दैट। पर मुझे लगता है कि ये क्वाइट पॉसिबल है कि यहाँ पर सांजी ने रियो को अप्लाई किया है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ कॉन्करस वगैरह रिलेटेड अटैक यहाँ पर सांजी ने मारा है, वो क्वाइट ऑब्वियस है। पर मैं बोलूंगा कि फ्रैंकी, जिनबे और सांजी, ये तीनों लोगों का अटैक बहुत ज्यादा क्रेजी था यार। तीनों लोगों कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अटैक मेरे को कूल लगा यार। यहाँ से हम लोग कट करके जाते हैं वेस्ट विलेज के पास जहाँ पर सब सारे जायंट्स बेसिकली हमको मॉन्स्टर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर डॉमी रिवर्सल यूज किया गया था। यहाँ पर ही डॉरी और ब्रॉगी भी है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि डॉरी और ब्रॉगी ने काइंड ऑफ एक दूसरे के ऊपर बहुत ही एक लीथल अटैक्स मार दिया था। हमको पता है कि जोरो ने काइंड ऑफ दोनों लोगों के बीच में आके एक तरीके से दोनों लोग जोरो के ऊपर अटैक करने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर लीथल ब्लोज डिलीवर कर देते हैं। वो बहुत ज्यादा क्रेजी ब्लोज था यार। तो उसके वजह से, उस पूरे ब्लो के वजह से हमको यहाँ पर डॉरी और ब्रॉगी अपने कॉन्शियसनेस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि हम लोगों ने ये ज़बैक के केस में देखा था। ज़बैक ने जब हैवी डैमेज सस्टेन किया था तब वो भी अपने कॉन्शियसनेस में आ गया था। किंग हेरल्ड ने जब हैवी डैमेज सस्टेन किया था तब वो भी अपने थोड़ा कॉन्शियसनेस में आ गया था। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा बात नहीं है कि डॉरी और ब्रॉगी अपने डॉमी रिवर्सल फॉर्म में जब हैवी डैमेज उन लोग सस्टेन करते हैं तब उन लोग अपने कॉन्शियसनेस में आते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि डॉरी और ब्रॉगी स्प्लिट सेकंड के लिए जब अपने उन लोग कॉन्शियसनेस में आते हैं तब उन लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोग इस तरीके से नहीं जाना चाहते हैं। उन लोग बोलते हैं कि किस तरीके से उन लोग पार्टनर्स रहे हैं बहुत लंबे समय से, किस तरीके से उन लोग एल्बेफ को वॉरियर प्राइड है, किस तरीके से उन लोग जारुल के ऊपर अटैक नहीं करना चाहते हैं। हमको पता है कि ईमून ने डॉरी और ब्रॉगी को ऑर्डर्स दिया था कि डॉरी और ब्रॉगी जाके जारुल को मार डाले जान से, क्योंकि जारुल काइंड ऑफ एल्डर है पूरे एल्बेफ का और वो काइंड ऑफ फादर फिगर है। तो इस वजह से ईमू जारुल को हटाना चाहता क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अगर वो जारुल को हटाएगा तो एल्बेफ और भी आसान तरीके से उसको डोमिनियन में आ जाएगा। तो इसी वजह से उसने डॉरी और ब्रॉगी को ऑर्डर दिया था जारुल को एलिमिनेट करने के लिए। तो अब भी डॉरी और ब्रॉगी क्योंकि उनके कॉन्शियसनेस में आए उन लोग, तो इस वजह से उन लोग यहाँ पर कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि उन लोग अपने ही एल्डर को मारना नहीं चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा शेमफुल रहेगा दोनों लोगों के लिए। और हम देखते हैं एपिक पैनल में हम देखते हैं कि किस तरीके से डॉरी और ब्रॉगी दोनों लोग उन लोग अग्रीमेंट में आते हैं कि उन लोग एक दूसरों को जान से मार देंगे। और क्रेजी पैनल में हम लोग डॉरी और ब्रॉगी एक दूसरे का सिर काटते हुए दिखाई दे रहे थे। ये बहुत ज्यादा एपिक पैनल था बाय द वे। अब जैसे ही ये देख के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। मेरे को लगा कि बहुत ज्यादा क्रेजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंसेन चीजें हो रहा है। मेरे को डॉरी और ब्रॉगी ने जो किया वो बहुत ज्यादा फील हो रहा था। मैं बहुत ज्यादा हाइप्ड अप हो गया था, पंप्ड अप हो गया था। वैसे उसके नेक्स्ट के तो पैनल में मैं देखता हूँ कि डॉरी और ब्रॉगी फिर से जिंदा हो गए हैं यार। उनका सिर फिर से वापस आ गया है, उन लोग जिंदा हो गए हैं और उनके ऊपर जो डॉमी रिवर्सल का एबिलिटी है वो नगेट हो गया है। आई वाज लाइक व्हाट द फक आर यू डूइंग माय गाय ओडा। अब यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो ये है कि डॉरी और ब्रॉगी ने क्योंकि एक दूसरे को जान से मार दिया, तो डॉमी रिवर्सल के केस में जब कभी भी इंडिविजुअल एक दूसरे को जान से मार देते हैं तो डॉमी रिवर्सल का जो एस्पेक्ट है वो नगेट हो जाता है। आई डिड नॉट लाइक दिस मैन, आई डिड नॉट लाइक दिस। तूने अगर मेरा लाइव रिएक्शन देखा है, मेरा जो डिसप्लेजर था इस पूरे चीज को लेके मैंने बहुत ज्यादा स्पष्ट तरीके से जाया किया है वहां पर। अब अगर हम बात कर रहे हैं पूरे इंसिडेंट को लेके, डॉरी और ब्रॉगी के इंसिडेंट को लेके, ज़बैक के कैरेक्टर में, क्योंकि फ्लैशबैक में हमने देखा था किस तरीके से रॉजर और गाप ने ज़बैक को फेटल वुंड दिया था और बाद में हमको ज़बैक उसके कॉन्शियसनेस में आते हुए दिखाई दे रहा था। तो हम अब क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉरी और ब्रॉगी एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के बाद उन लोग बहुत जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। उन लोग अपना सिर काटते हैं एक दूसरे का और बाद में नेक्स्ट पैनल्स में हम देख रहे हैं कि उन लोग रिकवर कंप्लीटली फाइन थे। तो ज़बैक के केस में हमने देखा था कि रॉजर और गाप ने अटैक करने के बाद ज़बैक अपने कॉन्शियसनेस में आया था, पर हमको वहां पर फिगारलैंड, गार्लिंग और पूरा होली नाइट भी वहां पर वॉक डाउन करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो उस पूरे केस में हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ज़बैक बहुत ज्यादा हैवीली एग्जॉस्टेड था, वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर डैमेज दिया गया था। पर अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि डॉमी रिवर्सल के डेथ के बाद एक इंडिविजुअल उसके ओरिजिनल स्टेट में आता है और अगर हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं रिकवरी रेट को कि कितनी जल्दी से हम लोग डॉरी और ब्रॉगी को रिकवर करते हुए देख रहे हैं, तो हम लोग क्यों ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ज़बैक भी उसी रेट से रिकवर किया रहेगा। मेरे को लगता है कि ओडा ये पूरे चीज को
एम्बिग्युअस बना रहा है, ज़बेक के डेथ को लेके एम्बिग्युइटी बना के रखा है, क्योंकि हम लोग देखते नहीं है, हम लोग को ऐसे इंसिनुएट किया गया है कि ज़बेक का डेथ हो गया, हम लोग मतलब फाइनल ब्लो कोई मारते हुए देखते नहीं है या ज़बेक को हम लोग तड़पते हुए नहीं देखते हैं। तो मुझे पता नहीं यहाँ पर ओडा क्या करने की कोशिश कर रहा है यार, यू नो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। पर और एक जो प्रॉब्लम है ये पूरे चीज को लेके कि डॉमी रिवर्सल के बाद एक इंडिविजुअल के डेथ के बाद वो उसका ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम ये है कि ये जो पूरे आग का टेंशन है वो काइंड ऑफ वाटर डाउन हो जाता है। मैंने मेरे लाइव रिएक्शन में मैं इसी पॉइंट के ऊपर बार बार एम्फोसाइज किए जा रहा था और मेरे को मतलब उतना पसंद नहीं आया था ये जो ओडा ने किया है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टेक्स थे इस पूरे एल्बेफ आर्क में वो ऑलरेडी लो थे। जिस तरीके से ईमू और होली नाइट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, ईमू और होली नाइट्स, ईमू छोड़ दे तो क्योंकि ईमू इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है, पर होली नाइट्स काफी अंडरवेलमिंग लग रहे थे यार एज एंटागनिस्ट इस पूरे एल्बेफ आर्क में। तो ऑलरेडी मेरे को कई सारे जो सिचुएशन एस्केलेट हो रहा था वो अंडरवेलमिंग लग रहा था, पर यहाँ पर अब क्योंकि एक पॉसिबिलिटी आ गया है कि यू नो उन लोग जायंट्स को काइंड ऑफ उनको ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं, ये काइंड ऑफ और भी स्टेक्स नीचे लेके आ देता है यार। तो मुझे पता नहीं है कि लोग इसके बारे में क्या बात करेंगे, लोगों का ओपिनियन क्या रहेगा, बट आई पर्सनली बिलीव दैट ओडा काइंड ऑफ मेस्ड अप मैन इन दिस एंटायर सिचुएशन। प्लस यहाँ पर एक तरीके से ओडा ने मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि जब मैं चैप्टर रीड कर रहा था और डॉरी और ब्रॉगी ने एक दूसरे का सिर काट दिया, आई वाज लाइक मैन दिस इज क्रेजी ब्रो, मतलब उनका वॉरियर स्पिरिट क्रेजी है मेरे भाई, और मैं काइंड ऑफ इमोशनली इन्वॉल्व हो गया था यार। और बस जब देखता हूँ कि नेक्स्ट पैनल्स में डॉरी और ब्रॉगी फिर से वापस आ गए हैं, काइंड ऑफ मेरे को मतलब ऐसा लगा कि ओडा काइंड ऑफ मेरे गांड पे लात मार रहा है यार यहाँ पर। तो ये चैप्टर फाइनली खत्म होता है वेस्ट विलेज के पास ही, जहाँ पर डॉरी और ब्रॉगी उनके अभी ओरिजिनल स्टेट में आ गए हैं। हमको जोरो दिखाई दे रहा है, जोरो के पीछे हमको जायंट्स दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ज्यादा कूल पैनल था, और उन लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से उन लोग जो कोई भी जायंट्स डॉम रिवर्सल हुए हैं, जो मॉन्स्टर में बदले हैं, उन लोग बेसिकली उन सब सारे जायंट्स को ओरिजिनल स्टेट में लेके आएंगे। और ये चैप्टर कुछ इस तरीके से मेरे भाई खत्म भी होता है। अब ये चैप्टर में कई सारे मोमेंट्स थे जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला मोमेंट ये था जहाँ पर हमको फ्रैंकी और बार्नी दिखाई दे रहे थे साथ में, जो बहुत ज्यादा स्वीट और क्यूट लग रहे थे। जिस तरीके से बार्नी फ्रैंकी के सिर के ऊपर बैठी हुई थी वो बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। बाद में मैं और एक बात बोलूंगा कि जिस तरीके से लिलित ने वो मशीन यूज किया है, हवर्स यूज किया है यू नो पूरे विलेज और लाइब्रेरी को बचाने के लिए, वो मुझे लगता है कि वो हवर काइंड ऑफ नामी यूटिलाइज कर सकती है अपने फ्यूचर बैटल में। मेरे को लगता है कि अगर लिलित ये पूरा हवर बेसिकली नामी को देती है, नामी काइंड ऑफ ये पूरे हवर को स्टोर करके रख सकती है जूस में, ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे पता नहीं है, पर नामी के लिए वो पावर अप हो सकता है। प्लस हमको ये चैप्टर में फ्रैंकी का पावर अप दिखाई दे रहा था जो बहुत ज्यादा क्रेजी लेवल का था यार, कि फ्रैंकी को हम लोग पावर अप में देख रहे हैं, ये कुछ नया एनर्जी सोर्स देख रहे हैं जो रिप्लेसमेंट रहेगा कोला का, तो वो मेरे को काफी पसंद आया। प्लस यहाँ पर उसप ने जो कमेंट पास किया था लोकी को देख के कि लोकी का जो मैसिव ह्यूमंगस फॉर्म है वो मतलब एक तरीके से जो कायदो का फॉर्म है उसको डॉफ करता है, इन सेंस कि कायदो लोकी के सामने बहुत ज्यादा छोटा दिखाई देता है। तो वो क्रेजी कमेंट था काइंड ऑफ। हमको यहाँ पर ओडा के जरिए से कायदो स्लैंडर भी दिखाई दे रहा था उसप इंसर्ट के जरिए से। और एक बात ये भी है कि उसप को क्या करे जा रहे हो यार, ऐसे पूरे आर्क में उसप सिर्फ हाइप अप मतलब नहीं कर सकता है सब सारे लोगों को। उसप जब से ये पूरे आर्क में आया है ऐसा लग रहा है कि ओडा उसप को एज अ हाइप मैन की तरह यूज कर रहा है पूरे सिचुएशन को और हाइप अप करने के लिए उसप के कमेंट के जरिए से। पर मैं चाहता हूँ कि ये पूरे एल्बेफ आर्क में उसप को कुछ ना कुछ तो नया एबिलिटी मिले या कुछ ना कुछ तो उसको स्पॉटलाइट मिले अदर देन जस्ट बीइंग अ हाइप मैन। यहाँ पर फ्रैंकी हमको कुछ करते हुए दिखाई दे रहा था, नामी कुछ करते हुए दिखाई दे, लिलित कुछ करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो उसप मतलब क्या कर रहा है मेरे भाई तू। अब अगर मैं बात करूँ वन पीस के पूरे वीक को लेके, ये पूरे वीक 1 और 2 वीक को लेके, तो यहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहा है यार वन पीस को लेके। वन पीस का लाइव एक्शन सीरीज जो बेसिकली सीजन 2 है वो आने वाला है मार्च 10 को नेटफ्लिक्स पे, तो तू उसको डेफिनेटली जाके देख सकता है यार। मैंने सीजन 1 देखा था, सीजन 2 मुझे पता नहीं अगर मैं देखूंगा कि नहीं, पर अगर मैं देखूंगा तो उसके ऊपर बात जरूर करूंगा और तुमको मतलब मेरा ओपिनियन लेके आऊंगा सीजन 2 के ऊपर। बाद में हम लोग ओडा को देख रहे थे, ये पूरे सीजन 2 को हाइप अप करने के लिए हम देख रहे थे कि ओडा एक तरीके से यहाँ पर यू नो वन पीस का एंडिंग क्या है वो बेसिकली वो पेन डाउन करता है एक पेपर पे और वो एक बॉक्स में डाल को उसको मतलब ओशन में डाल देता है। तो ये मतलब बहुत ज्यादा हाइप अप क्रिएट किया था पूरे वन पीस कम्युनिटी में, क्योंकि ओडा ने एंडिंग रिवील किया है और किसी समुंदर में डाल दिया है। ये टिपिकल वन पीस क्लीशे है, तो वो एस्पेक्ट को लेके बहुत सारे लोग क्रेजी जा रहे हैं। प्लस यहाँ पर हमको इन सब सारी चीजों के दौरान वन पीस का और एक जो न्यूज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था वो ये था कि वन पीस ने सुपरमैन को सरपास कर दिया है। वन पीस का जो ऑफिशियल यू नो मांगा सर्कुलेशन का डेटा है वो 600
600 मिलियन कॉपीज है। ये सेल्स का डेटा नहीं है, ये सर्कुलेशन का डेटा है। पर अगर तू मतलब सर्कुलेट करेगा क्योंकि डिमांड है मार्केट में और तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो मतलब होगा प्रोजेक्टेड सेल्स में कन्वर्ट, तो हमको यहाँ पर एक तरीके से मांगा ओवरटेक करते हुए दिखाई दे रहा है वेस्टर्न कॉमिक को। यहाँ पर वन पीस ने सरपास किया है सुपरमैन को, जो बहुत ज्यादा एक क्रेजी बात है। अब मेरे भाई ये वन पीस के लिए एसबीएस का भी वीक था क्योंकि हमको एसबीएस भी मिला था। और जो एक पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा एसबीएस में, पूरे एक पॉइंट के बारे में, वो ये था कि हमको एसबीएस में पता चला है कि जो पूरा मोमेंट था जहां पर हमको ऐसा लग रहा था कि शैंक्स ने जाके गोरोसेस के साथ बात किया है एक सर्टन पायरेट के बारे में। हम सोच रहे थे कि वो शैंक्स है और शैंक्स बात करना चाहता था ब्लैक बियर्ड के बारे में। तो अब वो ऐसा केस नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर ओडा ने क्लैरिफाई किया है कि किस तरीके से वो शैमरॉक है। शैमरॉक गया था गोरोसेस के पास, और अगर शैमरॉक गया है गोरोसेस के पास तो, और वो बोल रहा है कि मेरे को एक सर्टन पायरेट के बारे में डिस्कस करना है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वो शैंक्स ही है ना, मतलब शैंक्स ही रहेगा, वो शैंक्स के बारे में ही बात करने के लिए गया रहेगा वो। तो ये क्रेजी बात है मेरे भाई। ऑब्वियसली मैं इसके ऊपर और ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। कई सारे लोग रेड कॉन बोलेंगे कि यू नो ये काइंड ऑफ ओडा अदला बदली कर रहा है, वो सब सारी चीजें। हमको पता है कि शैंक्स के ऊपर रेड का एलिगेशन भी लगा हुआ था। अब लोग बोल रहे हैं कि शैंक्स का रेड का एलिगेशन यू नो नगेट कर देना चाहिए, वो रेड नहीं है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर चल रहा है मेरे भाई, वन पीस को लेकर बहुत सारी चीजें चल रहा है। तेरा ओपिनियन क्या है ये सब सारी चीजों को लेकर? और बहुत सारे न्यूज थे वन पीस रिलेटेड, पर मैं उसको सब सारी चीजों को यहाँ पर कवर नहीं करना चाहता हूँ। पर मेरे हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग 7 वाला चैप्टर था यार मेरे लिए। कई सारे कन्फ्लिक्टिंग मेरे दिमाग में थॉट्स भी है चैप्टर को लेके। पर अभी के लिए इतना ही था। तो मुझे याद रखे तेरा भाई, भी आप ही ख्याल रख अपना। पीस मेरे भाई।